आपण पाहत आहात जनता न्यूज एक्सप्रेस। को लेकर लोगों के दिलों में एक जज्बा था इलेक्शन को लेकर। वो इस संविधान को बचाने के लिए और संविधान के इम्प्लीमेंटेशन के लिए ये लोगों ने चाहा था एक ऐसी सरकार दे जो संविधान को पूरी तरह से अमल में लाए। लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद भी ये सरकार आखिरी हारते हारते कुछ हद तक अपनी इस पोजीशन में आई कि हमारे उनके खुद के न चाहने वाले लोगों के साथ मिलकर वो सत्ता में आने में कामयाब हो गई। लेकिन उसी के साथ साथ एक बहुत बड़ा काम ये हुआ कि एक बहुत मजबूत और बड़ा विपक्ष उनके सामने संविधान में आके बैठा। हम यही सोच रहे थे कि पिछले तमाम चीज़ों को देखते हुए शायद सरकार में कुछ बदलाव आएगा, वो अपने विचारों के प्रति कुछ नर्म होंगी और कुछ चीज़ें बदलेंगी। लेकिन जिस तरह से हम कुछ दिनों पहले की घटनाओं का अगर सरसरी तौर से जायज़ा लें तो मालूम ये होता है कि सरकार और उसके कारिंदे बहुत ही नियोजन पद्धति से अल्पसंख्यकों पर जो उनके जुल्म है वो बराबर करते चले जा रहे हैं। फिर चाहे वो छत्तीसगढ़ का कैटल ट्रांसपोर्टर जो कि लीगली जा रहे थे उनको गाड़ी से उतार के नदी में फेंक के उनकी जान लेने का मामला हो, या मध्य प्रदेश के ताजपुर में एक आदिवासी बहन की दो नराधाम के जरिए इज्जत लूटने का मामला हो, या मांडला में 11 लोगों के घर ऐसे चुने गए कि जिनके वहाँ उनका कहना यह है कि ये चीज़ इन्होंने नहीं खाना चाहिए था और बाकायदा उनके घरों को चुन चुन के बुलडोजर से उड़ा दिया गया, तोड़ दिया गया। उसके साथ साथ अलीगढ़ में किसी एक शख्स को ये कहा कि ये चोर है और उसको माप ने उसका कत्ल कर दिया। हिमाचल प्रदेश में बीजेपी के एक सांसद ने एक आदमी को ये कह कि ये इसने मांस खाया है उसकी जान ले ली। और तो और अभी नया वाकया हमारे महाराष्ट्र में बहुत करीब नासिक में पेश आया। कालावा मंदिर जो कि एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ बाकायदा ऐसे हैंडबिल छापे गए और बांटे गए लोगों को कि यहाँ इसके आजू बाजू रहने वाले एक वैशिष्ट जातियों के लिए ये मंदिर में आना मना है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही हिंसक माहौल पैदा हो गया। गृह मंत्री को खुद वहाँ जाकर बीच में हस्तक्षेप करना पड़ा। बड़ी अच्छी बात है अगर कहीं हिंसा होती है और राज्य के या केंद्र के मंत्री वहाँ हस्तक्षेप करके उसको रोकते हैं तो बड़ा अच्छा है। लेकिन बाकी जगहों पे ऐसा नहीं हुआ। एक जगह तो किसी ने मांस खाया है, उसके घर में मांस है, तो पुलिस की निगरानी में उसकी पूरी दुकान को लूट लिया गया। तो ये इस तरह के कई वारदातें सरकार के फिर से हुकूमत में आने के बावजूद भी हो रही है। की शाखों पर नए पत्तों को आने में अभी कुछ दिन लगेंगे। बहुत से जर्द पत्तों पर गुबारे गम है कम बेशक, बहुत से जर्द पत्तों पर यानी पीले पत्तों पर गुबारे गम है कम बेशक, पर उनको मुस्कुराने में अभी कुछ दिन लगेंगे। वंचित समुदाय के साथ होती आ रही है वो वापस तेजी से होना उनकी नज़रिया शुरू हो। इसके पहले से हम उस पर आए, मैं कहना चाहूँगी कि आज हमारे राष्ट्रपति जी का 1 घंटा भाषण हुआ लोकसभा में। उन्होंने उसमें बहुत सारी बातें रखी, अपनी सरकार मान के उन्होंने सरकार को बधाई दी जैसे कि वो खुद की सरकार है। वो उसके लिए मैं नहीं चाहूँगी कि वो इस तरह बात करने चाहिए थी कि नहीं कि मेरी सरकार ने आपको सुरक्षा दी, मेरी सरकार ने आपको खुशहाल रखा, क्योंकि राष्ट्रपति एक संवैधानिक पद है। मगर ये मैं बात ज़रूर करूँगी कि 1 घंटे के उनकी तकरीर में जब उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा की बात की तो 1 मिनट भी उन्होंने जब नॉर्थ ईस्ट की बात रखी तो मणिपुर का एक भी जिक्र नहीं। मणिपुर आज भी कितने महीने हुए, 13 महीने हुए, आज भी वहाँ पे माहौल ठीक नहीं है। 220 ऑफिशियल आंकड़े कहते हैं कि लोगों की मृत्यु हुई है।
7,000 से ऊपर गांव जलाए गए हैं। 47,000 से ज़्यादा लोग रिलीफ कैंप में, गर्मी हो, सर्दी हो, बारिश हो, वहाँ पे रह रहे हैं। और बाकी हमारा देश और हमारी पत्रकारिता और मीडिया ये पूरे मामले को भूल चुका है। वहाँ पे भी लक्षित हिंसा ही हुई है, महिलाओं के साथ भी हुई है, कुकीज़ों के साथ भी हुई है। और अभी मैं बात करूँगी थोड़ा सा, वो मध्य प्रदेश में हो या हमारे यहाँ पे पवई में जय भीम नगर में जो हुआ है बारिश शुरू होने से पहले, जो घर उजाड़ने का काम जो दलित समुदाय के साथ हुआ हमारे ही शहर में। और ये मतलब जो भी कानून जैसा भी है, कानून और कानून के जीआरटी कहते हैं कि जून महीने से लेकर सितंबर के अंत तक आप ये बात नहीं कर सकते क्योंकि बारिश का ज़माना है। फिर भी पुलिस 350 से ज़्यादा पुलिस हाजिर रहती है और 750 घरों को के लोगों को बेघर किया जाता है। बहुत ही खराब परिस्थिति में वो लोग फुटपाथ पे जी रहे हैं। बच्चे, महिला, बुजुर्ग और पूरे काम उनके हाथ से निकल गए क्योंकि कामकाज के लिए भी नहीं जा पाते। हमारे शहर बम्बई वैसे ही मध्य प्रदेश में हुआ, जिक्र हो चुका है, मैं दोबारा नहीं करूँगी। मगर सवाल आप और हमारे सामने ये है कि कानून को अपने हाथ में लेने वाले जिस तरह के गुंडे हैं, चाहे वो मॉब लिंचिंग करे या बुलडोज़र चलाए, क्या उनके पास संवैधानिक अधिकार है क्या इस तरह का काम करना? और फिर भी ये काम वो करते जा रहे हैं। इलेक्शन के बाद चाहे वो मध्य प्रदेश में हो, छत्तीसगढ़ में हो, उत्तर प्रदेश में हो या हिमाचल प्रदेश में हो, और हिमाचल प्रदेश में हाँ कांग्रेस की सरकार है, वहाँ पे इस तरह के कामें हुए हैं। डिटेल में न जाते हुए, एक एक कांड में नहीं जाते हुए, मैं बस मोटे अंदाजे में कहूँगी कि इलेक्शन के दरमियान प्रचार कैसे रहा, थोड़ा सा याद कीजिए। दो अलग अलग राह में प्रचार चला रहा। एक राह का जो प्रचार था, जो सत्ताधारी पक्ष का था, वो तो बस बहुत ही एक ही लक्ष्य पे दुश्मनी ठहराने का, नफरत भराने का एक वो था। तो हम आज भी मांग कर रहे हैं कि वो जो भाषण हुए, वो जो भाषण हुआ बांसवाड़ा में हो या उसके बाद में हो, महाराष्ट्र में हो, नवनीत राणा का हो या किसी का भी हो, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और होनी चाहिए। ये बात को हम भूलने वाले नहीं हैं। जो इलेक्शन के दरमियान नफरत भरे भाषण दिए गए, उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। साथ साथ मुझे लगता है कि देश के आवाम जनता ने जिस तरह ये इलेक्शन में, ये चुनाव में भागीदारी की, उसकी वजह से बेरोजगारी, संविधान और बाकी विषय उभर के आए और विपक्ष को भी मार्च महीने के बाद एक जोर और एक मजबूती मिली। पहले भी विपक्ष बोल रहा था मगर इतने मजबूती से नहीं बोल पा रहा था जैसे बाद में बोलने लगा। तो ये बेरोजगारी के बारे में बातें उठी, किसानों के मामले में बात उठी, संविधान के बारे में बात उठी। अगर दो विषय पे बात उस दरमियान भी नहीं उठी विपक्ष की तरफ से, वो थी महिलाओं के खिलाफ हिंसा के बारे में और दूसरी था अल्पसंख्यक और दलित के खिलाफ हिंसा के बारे में। मोहब्बत की दुकान की बात हुई मगर जो लक्षित हिंसा होती है उसके ऊपर सरासर बातें इलेक्शन के दरमियान नहीं हुई और समझदारी से लोगों ने कुछ कहा नहीं क्योंकि उनको लगा कि जब एक शैतान सवार है तो शायद ये बातें न करना मुनासिब। मगर आज जब 235 बोलो या 223 बोलो, जो भी विपक्ष की संख्या है सांसद की, एक मजबूत विपक्ष है। सत्ताधारी पक्ष से मैं ज़्यादा अपेक्षा इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि उनकी मानसिकता और उनकी विचारधारा ही नफरत पे टिकी हुई। मगर अगर विपक्ष को थोड़ा भी संविधान में विश्वास है, वो जनता आवाम का कदर करना है जिन्होंने उनको बहुत बहुत खुल के दिल में वो वोट दिया है, तो उनको बोलना भी पड़ेगा और इस मुद्दे पे भी संघर्ष करना पड़ेगा। मुझे लगता है ये आवाज़ हमें उठानी पड़ेगी और जोर से उठानी पड़ेगी कि जो कठिन विषय हैं, जो समाज के लिए पेचीदे विषय हैं, उस पर भी विपक्ष से बुलवाना पड़ेगा हमको, चाहे वो महाराष्ट्र में हो, नयानगर में हो, नासिक में हो या कहीं पे भी इस तरह के हादसे होते हैं। उसको लेकर खत्म करने से पहले मैं बस इतना कहूँगी कि 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू होने वाले हैं और ये नए कानून खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है क्योंकि बहुत सारी चीज़
जैसे विरोध और प्रतिरोध, बोलने की आज़ादी, सबके खिलाफ पाबंदियां इस तरह लगाई गई है कि उनके दायरे अलग अलग अपराध में जोड़कर पुलिस और सरकार कार्रवाई कर सकती। तो ये सब चीज़ों पे हम ध्यान दें। बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं ये कानून को लेकर। कल हम माहिम में एक बड़ी मीटिंग ले रहे हैं इसको लेकर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के वकील आ रहे हैं 6 बजे सेंट माइकल्स चर्च में, आप ज़रूर वहाँ पे आए। मगर सब मैं ख़त्म करते हुए मैं यही कहूँगी कि 10 साल में बहुत सारी नफरत की राजनीति ये देश में झेली है। अल्पसंख्यक समाज, दलित समाज, महिला समाज ने अत्याचार झेला है और सुनवाई न होने की वजह से कहीं न कहीं अत्याचारों को सुलझाया नहीं गया। अब अगर विपक्ष मजबूत है जैसे आंकड़े दिखाते हैं तो विपक्ष को भी ये मुद्दों को बोलना पड़ेगा और ये अपेक्षा हम विपक्ष से भी रखते हैं और ये मांग हम विपक्ष से करते हैं। शुक्रिया। ये बीजेपी सरकार ने माइनॉरिटी के प्रति पक्षपाती और विभाजनकारी नीति से माइनॉरिटी के मन में एक भय की भावना निर्माण की है और सरकार के टीकाकारों के मन में भी एक भय की भावना निर्माण करती है। ये जो संघ और बीजेपी की सरकार है, ये जो लोग अत्याचार करते हैं उनको शासन करने के बजाय जो पीड़ित है, अत्याचारित है, उनको सजा दे रही है और जो इसके खिलाफ सवाल करते हैं उनका उत्पीड़न हो रहा है और उन पर अत्याचार किया। मैं ये समझता हूं कि माइनॉरिटी के कम से कम 4 हक होने चाहिए। उसमें से सबसे पहला हक अस्तित्व का रक्षण का है, दूसरी आइडेंटिटी यानी उनकी पहचान का रक्षण और संवर्धन है, तीसरी समता और गैर भेदभाव दैट इज इंडिस्क्रिमिनेशन, और चौथा जो हक है ये इफेक्टिव पार्टिसिपेशन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। हो क्या रहा है कि नौकरी, शिक्षा और हाउसिंग में जो भेदभाव हमें दिखते हैं, जो 15% माइनॉरिटी मुसलमानों की है, जो ओबीसी की भी जो संख्या 55% है ऐसा कहा जाता है, उनका नौकरी में, शिक्षा में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम है। दूसरे जो हक है आइडेंटिटी के रक्षण, जब ये कहा जाता है स्पीच में कि हिंदुस्तान हिंदुओं का या बाबर की औलाद पाकिस्तान चले जाओ और बहुत कुछ जो मैं यहां बोलना नहीं चाहता, तब उनकी आइडेंटिटी को भी एक तरीके से हम खतरा पैदा करते हैं। हमारे राजनीतिक नेता, धार्मिक नेता और मीडिया इन सब चीजों को विरोध करने के बजाय उनको बढ़ावा देते हैं और इन सारी वजह से बहुत बार तनाव बढ़ता है और वो तनाव ऐसा ही बरकरार रहे, इसके लिए हमारे नेता और हमारे धार्मिक नेता की ओर से हमेशा कोशिश करते हैं। मैं ये सोचता हूं कि जो भी इस समाज में, इस देश में हो रहा है, वो मेरे जैसे कार्यकर्ता को बहुत शर्मिंदा करता है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि मुझे ऐसे इसमें बोलने का हक है या नहीं, क्योंकि ये सब जो बातें हुई वो हमारे सामने हुई। जब हम बचपन में देखते हैं तो ऐसा माहौल नहीं, ये माहौल हमारे सामने हुआ तो हमारे जैसे पीढ़ी की, जिन्होंने अपने 60 इयर्स कंप्लीट किए हैं और उससे बड़े हैं, उनकी उस समय जो जिम्मेदारी थी
वो जिम्मेदारी हमने निभाई नहीं या हम निभा नहीं सके, इसका कहीं तो भी मुझे दुख है। और इसलिए मैं जब सोचता हूं कि इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले हमें सेक्युलरिज्म को मजबूत करने की जरूरत है। और हमारा सेक्युलरिज्म एकदम क्लियर है कि धार्मिक मामलों में सरकार दखल नहीं लेगा और सभी धर्मों के लोगों के साथ समान बर्ताव करेगा। ऐसा करने से ही धार्मिक समुदायों को एक तरह का प्रोटेक्शन मिल सकता है और समाज में सहिष्णुता को बढ़ावा मिल सकता है। और इसके लिए कानून और नीति बनाकर उसको हासिल करना चाहिए। जैसे कि मेरे दोस्तों ने यहाँ कहा कि जिस तरीके से कानून बनाए जा रहे हैं वो कानून भी ऐसी बातें होते रही और उसके खिलाफ आवाज उठाने वाला, सरकार के खिलाफ कुछ बोलने वालों को हम अमर्यादित समय तक जेल में डाल सके, उनका प्रोसिक्यूशन कर सके, इसके लिए ये सब बातें हो रही है। उसको कैसे भी करके हमें रुकाना होगा। दूसरी बात, इंटरफेथ डायलॉग को भी हमें बढ़ावा देना चाहिए। मेरे एक दोस्त मुझे बोल रहे थे कि वो जो मुस्लिम लोग जाते हैं ना ट्रक में बैठ के, वो ये उनका बड़ा देता है और वो कुछ तो भी नारे, तस्वीर, अल्लाह अकबर ये सब बोलते हैं। तो मुझे कहा वो क्या बोलते हैं मालूम है क्या, तुम इतना मुसलमानों का साथ देता है? मतलब नहीं, उसका मतलब नहीं। बोले ये कहते हैं, पहला बोलता है कि अब मैं क्या करूं, और बाकी सब बोलते काट डालो। इस तरह की गलत फहमियां है और वो जानबूझकर फैलाई जा रही है। इसके लिए जो इंटरफेथ डायलॉग है, एक दूसरे को समझने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हमें बढ़ावा देना चाहिए। और ये काम ऐसे पत्रकार परिषद से, इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस से, वर्कशॉप से और कल्चरल एक्सचेंज से दो समुदाय को हम कर सकते हैं। राष्ट्र बनाया जाए, ये क्या कोई बच्चों का खिलौना है कि मुस्लिम राष्ट्र बना दिया जाएगा? ये कुछ पागल फ्रस्ट्रेटेड लोगों का ये कहना है, इसमें कोई दम नहीं है और ना हम इस बात के फेवर में हैं। इससे हम सिर्फ कभी नहीं कहें, हम ये चाहते हैं, हम अगर इस बात के फेवर में होते ना तो पाकिस्तान में बैठे होते, यहाँ क्यों? हमने चॉइस लिया, हम डेमोक्रेसी में यकीन रखते, तो ऐसा नहीं है। देखिए, मेन जो गुफ्तगू, जो बात हो रही है ये कि आज हमारे देश में जो सूरत हाल पैदा हो गई है, जो नफरत की दीवार खड़ी हो गई है, हमने ये कोशिश किया इस इलेक्शन में, आप जानते हैं कि हमारा परसेंटेज भी बढ़ा, वोटिंग रेशियो बढ़ा। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि ये देश हमेशा अमन व अमान से रहा है, प्यार और मोहब्बत का उसने एक दूसरे को पैगाम दिया है। ऐसी ताकतों को उभरने का मौका न दिया जाए जो इंसान को इंसान से दूर कर दे, धर्म के नाम पर, जबान के नाम पर, सत्ता को हासिल करने के लिए। हमारा कंसेप्ट ये याद रखिए, हमारे यहाँ क्या लिखा हुआ कि हम अमन और इंसाफ चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि किसी भी कौम पर, किसी भी देशवासी पर कोई जुल्म ढाया जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमारे लिए बड़ी अहम चीज़ है, उस किताब का तकद्दुस बाकी रहे, उसकी पायटी बाकी रहे, उस किताब को, उसको मलाइन न किया जाए, उसे बर्बाद न किया जाए। हम इसलिए आए। मतलब आपको याद होगा जब जहांगीरपुरी का जब हुआ था 2022 के मई महीने में, उसके बाद उत्तर प्रदेश का हुआ, जावेद खान से और काकड़ घर का हुआ, उसके पहले जहांगीरपुरी का खारगोने का उसी वक्त हुआ, खारगोन मध्य प्रदेश। तो सुप्रीम कोर्ट में 2 याचिका आज भी पेंडिंग है यही मुद्दे को लेकर।
तो हम यही मांग करते रहते हैं कि इस तरह की याचिका जब पेंडिंग रह जाती है और उस पर कोई नतीजा नहीं निकलता, और उसमें ही कम से कम 15 संगठनों ने इंटरवीन किया, हमारे संगठन ने भी इंटरवीन किया यही मुद्दे को लेकर, ऑब्जर्व द रूल ऑफ लॉ, मगर सुनवाई तो होनी चाहिए ना पहले। 6 पोलिंग बूथ हमारे कितने हैं? एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1700, 1400, 1600, 2000, ऐसा नहीं, छोटी सी कॉन्स्टिट्यूंसी, इंटरनेट तेज चलता है। एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरे में 1.5 किलोमीटर की दूरी है, बहुत कॉम्पैक्ट है। वहाँ पे चुनाव आयोग को फॉर्म 17C के डेटा को अपलोड करने को 9 दिन लगे। क्यों? सबको पता था आंकड़ेबाजी करके कि मनीष तिवारी को शायद 1.5 लाख वोटों से लीड मिलेगी, मगर उनको मिली 2,500 वोट। बहुत सारी चीजें हुई, मगर क्या है, कैंडिडेट को लड़ना पड़ेगा। हमारा कानून कहता है कि कैंडिडेट को लड़ना पड़ेगा, इलेक्शन पिटीशन दाखिल करना पड़ेगा, प्रोसेस बड़ा लंबा चौड़ा है। तो एक है कि सीट बाय सीट कैंडिडेट लड़े, या दूसरी एक चीज़ है कि एक मुहिम चलाई जाए जो एक इन्फॉर्म्ड कैंपेन हो, जिसके ऊपर लगातार कठिन सवाल हम लोग हर फोरम में करते जाए, चाहे चुनाव आयोग को अच्छा लगे या बुरा लगे, क्योंकि हमारा अधिकार है ये देश में, चाहे पत्रकार लोग उसमें इम्पेशेंट हो या नहीं हो, कि हम सवाल, बंद हुए सवाल को भी हम पूछ सकते हैं, हमको कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि हमारा वोटिंग का अधिकार है। अगर 5 वोट भी इधर से उधर गए हैं या 18,000 गए हैं, आपको पता है हमने कुछ 543 कॉन्स्टिट्यूंसी का देखा, तो उसमें 372 कॉन्स्टिट्यूंसी के 1 वोट से लेकर 6,000 वोटों में फर्क है, और बाकी 172 कॉन्स्टिट्यूंसीज में 5,000 से लेकर 18,000 वोटों का फर्क है। ये कम फर्क नहीं है भी, और अगर फर्क है, ये क्या इस्टेब्लिश करता है कि आपका ईवीएम में कुछ तो या तो गड़बड़ी है या उसमें कुछ मैनिपुलेशन हुआ है। अगर मशीन बराबर है तो कहीं और मैनिपुलेशन हुआ है। जवाब तो इलेक्शन कमीशन को कॉन्स्टिट्यूंसी बाय कॉन्स्टिट्यूंसी देना ही पड़ेगा, चाहे वो नतीजे में फर्क करे या न करे। अचूक बातम्या, निपक्षपाती विचार, अन्यायाविरुद्ध वाचा फोडणारे परखड विचारांचे सार्वभौम दैनिक प्रजासत्ताक जनता।